गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग द्विघात समीकरण में समीकरण के मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हमने किया था कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और मान लीजिए इसके मूल अल्फा एवं बीटा है, तो इनके मूलों एवं गुणांकों में एक संबंध मैंने बताया था कि इनके मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इनके मूलों का जो गुणनफल है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों ये मैंने डिस्क्राइब किया। दूसरी चीज, अगर हमें मूल ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, यानी मूलों के ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां अल्फा एवं बीटा समीकरण के मूल हैं। ये है बच्चों वो कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर आप द्विघात समीकरण बनाएंगे यदि उस समीकरण के मूल ज्ञात हो। ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी द्विघात समीकरण में एक मूल उभयनिष्ठ हो, दो स्थितियां हैं, एक मूल उभयनिष्ठ हो और दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, तो क्या शर्तें बनती हैं। जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया है, दो समीकरण दे दिया गया है, पूछा जाए सिद्ध कीजिए इसके एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी एक मूल ऐसा है जो पहले द्विघात का भी है दूसरे का भी है, या ये पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तो आइए उस शर्त को प्राप्त करते हैं। माना प्रथम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और द्वितीय द्विघात समीकरण a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश बराबर 0 है। हमने मान लिया ये दोनों दो द्विघात समीकरण है। पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्थिति प्रथम, यदि एक मूल, हमने वो मूल को क्या मान लिया, अल्फा, उभयनिष्ठ है। यदि यह मूल दोनों का मूल है तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। उभयनिष्ठ होने का मतलब है अल्फा प्रथम समीकरण का भी मूल, अल्फा द्वितीय समीकरण का भी मूल, अतः अल्फा दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दीजिए। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ये तीसरा बना, और ए डैश अल्फा स्क्वायर बी डैश अल्फा सी डैश 0, ये चौथा समीकरण। अब जब हम इनके संबंधों के बीच, इनके गुणांकों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं तो अल्फा पान बी बी डैश सी सी डैश इक्वल टू अल्फा पान सी सी डैश ए डैश इक्वल टू 1 अपान ए डैश एंड बी डैश। चलिए अब आप एक तरह से आप इसका एकांतर में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी,
अल्फा मिलेगा अल्फा अपान सी ए डैश माइनस सी डैश ए और 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब यदि हम प्रथम दो अनुपातों को एक साथ लेते हैं, तीनों आपस में बराबर हैं, तो अल्फा स्क्वायर अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू अल्फा अपान सी ए डैश माइनस सी डैश ए। तो बच्चों ये अल्फा कैंसिल होते हुए अल्फा की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान सी ए डैश माइनस सी डैश ए मिलेगा। और यदि हम अंतिम दो अनुपात को एक साथ लेते हैं इन दोनों को, तो हमें अल्फा अपान सी ए डैश माइनस सी डैश ए बराबर 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी मिलेगा। और सरल करने पर अल्फा की वैल्यू सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब आप ध्यान से देखें तो यह भी अल्फा की वैल्यू, ये भी अल्फा की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान सी ए डैश माइनस सी डैश ए बराबर सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। बच्चों यदि किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों के गुणांकों के बीच ये संबंध बनता है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उस द्विघात यानी उन द्विघात समीकरणों के एक मूल उभयनिष्ठ है। यदि ऐसा होता है ये शर्त है, ये वो शर्त है जिसके आधार पर आप विदाउट एनी कैलकुलेशन प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसका एक मूल उभयनिष्ठ है। अब आइए दोनों मूलों के उभयनिष्ठ होने की द्वितीय शर्त की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों समीकरण हैं और इसके मूल अल्फा बीटा है और इसके भी मूल अल्फा बीटा है, दोनों उभयनिष्ठ का मतलब यही हुआ। तो पहले में अगर अल्फा, दूसरी स्थिति अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए होगा, दूसरे से अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी डैश अपान ए डैश होगा, पहले से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए होगी, दूसरे से सी डैश अपान ए डैश होगी। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो हमें एक संबंध मिलेगा कि माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस बी डैश अपान ए डैश, माइनस कैंसिल होगा, बी अपान ए बराबर बी डैश अपान ए डैश, या बी अपान बी डैश इक्वल टू ए अपान ए डैश। और यदि इन दोनों को बराबर करूं तो सी अपान ए बराबर सी डैश अपान ए डैश, या सी अपान सी डैश इक्वल टू ए अपान ए डैश। आप जरा इन दोनों में एक संबंध है, ध्यान से देखिए कि ए अपान ए डैश बराबर सी अपान सी डैश और ए अपान ए डैश बराबर बी अपान बी डैश। अगर हम सबको एक साथ करें तो ए अपान ए डैश, बी अपान बी डैश, सी अपान सी डैश। अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसा है, कोई दो द्विघात समीकरण ऐसा है कि जिनके एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों के गुणांकों में ये संबंध सिद्ध होता है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उसके जो दोनों मूल हैं वो दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी जो मूल पहले का है वही मूल दूसरे का। ये आज का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। जो कुछ मैंने बताया है एक्सरसाइज नंबर 4.4, अब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। जैसे देखिए पहला ही सवाल है एक्सरसाइज नंबर 4.4। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। ये है डिस्क्राइब्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स। अगर वास्तविक और भिन्न है तो निश्चित है कि d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0। ये वास्तविक और भिन्न के लिए है।
शर्त है, ये मैंने आपको बताया, वास्तविक एवं भिन्न मूलों के लिए, यानी अलग अलग। अब आपका द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न है, इसलिए d इज ग्रेटर देन 0। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b का मान है -4, -4, a का मान 1, c का मान k इज ग्रेटर देन 0। 16 ऋण 4 k इज ग्रेटर देन। अब ये कब होगा? जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन -16, ये कैंसिल आउट। 4k इज लेस देन 16/4, यानी k इज लेस देन 4। 4 से छोटी जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो सब के सब इस समीकरण में k का मान हो जाएंगे और सबके लिए ये वास्तविक और असमान मूल देगा। ये आपका आंसर। दूसरा है, यदि p q r वास्तविक है तथा p इज नॉट इक्वल टू q, तो सिद्ध कीजिए इतना के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक असमान के लिए शर्त ही है d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। समीकरण है आपका p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं चेक करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ बेटा। p की वैल्यू 5 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू p माइनस क्यू एंड माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू अगेन, तो ये हो जाएगा 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निश्चित रूप से ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा, और जबकि ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q, ये दिया हुआ है। p q बराबर नहीं है तो वर्ग करेंगे तो 0 से बड़ा होगा, एंड p माइनस क्यू का होल वर्ग भी इससे बड़ा होगा, क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू, भाई कोई भी तो वर्ग कर देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। 8 और 25 तो ऑलरेडी है, इसलिए 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ये है बच्चों, देखिए ऐसे कैलकुलेशन होता है। आपको घबराने की जितनी भी वर्ग राशियां होती हैं वो हमेशा वो प्रत्येक मान के लिए हमेशा 0 से बड़ी होती है, क्योंकि वो धनात्मक हो जाएंगी। ऋणात्मक वैल्यू लेंगे तब भी और धनात्मक वैल्यू लेंगे तब भी, हर एक स्थिति में वो प्लस बन करके 0 से बड़ी होती है। तीसरा है k का मान ज्ञात कीजिए, इसके मूल वास्तविक नहीं है। क्या फैंटास्टिक क्वेश्चन है, वास्तविक नहीं है, इसके लिए एकमात्र शर्त d इज लेस देन 0। समीकरण इतना 5kx प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। चूंकि के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। और d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज लेस देन 0। 25 k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 तब होगा जब ये बड़ा हो ये छोटा हो,
यानी अगर मैं पक्षांतर करूं तो अब देखिए ये छोटा हो, यानी 25 के स्क्वायर इज लेस देन 64, तभी ये 0 हो सकता है। यानी के स्क्वायर इज लेस देन 64/25, यानी के इज लेस देन क्या होगा 8/5, यानी के का मान 8/5 से क्या होना चाहिए, ये दोनों हो सकता है प्लस माइनस, तो आप लिख सकते हैं -8/5 इज लेस देन के एंड के इज लेस देन 8/5। इसी के बीच की सारी वैल्यू हमारी आनी चाहिए। ये है आपका आंसर। और आगे चलते हैं हम। एक आध क्वेश्चन में के किस मान के लिए इतना बराबर 0 पूर्ण वर्ग है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग होने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फोर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों अगर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो एक चीज ऐसी है जो इस प्रश्न में लिखी नहीं है लेकिन होगी जरूर। वो क्या है कि अगर ये पूर्ण वर्ग बना तो इसका जो मूल होगा वो समान हो जाएगा, इक्वल मूल आ जाएंगे। जैसे आप कह दीजिए x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x-4 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिला 4 ही तो, यानी दोनों मूल कितने होंगे 4। तो ये हिडन है, छिपा हुआ है। आप लिखेंगे यदि समीकरण पूर्ण वर्ग बनता है तो मूल समान होंगे, इसलिए d का मान हो जाना चाहिए 0, यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस k इंटू 8k प्लस 1 का मान 0। तो वर्ग करेंगे तो 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, 4 यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बुरा कर लीजिए 32k धन 4 माइनस 8k माइनस 8k स्क्वायर माइनस की कुछ 4 से भाग दे देंगे तो खत्म होकर 2 दूनी 4 धन 4k आएगा। ये 4 खत्म हो गया, माइनस 32k प्लस माइनस 4 प्लस 8k स्क्वायर एंड प्लस के जोड़ लीजिए भैया 32 4 और 1 5 और 8k स्क्वायर एक 9k स्क्वायर और 5 32 में से 5 गया 28 के, और ये मुझे लगता है कैंसिल होकर 0 हो गया। तो 32 के और यहाँ पर केवल एक ही के है, ठीक 4 के 4 1 5 के 28 5 32 और 27 5 32 गलत हो रहा है 27। अब सही है, 9 के कॉमन करिए तो k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल होगा एंड k इक्वल टू 3 होगा। यानी अगर हम k का मान 3 या 3 से बड़ा लेने आप कर सकते हो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने किया है, बाकी का आप प्रयास करिएगा और मुझे लगता है कि आप काफी प्रयास कर ले जाएंगे। तो जो भी आप कर ले जाइए ठीक, जो नहीं आएगा वो मैं अगले क्लास में अगले वीडियो में बनाकर भेजूंगा।
और न आने की स्थिति में आप लोग बताते रहें, आपकी समस्या में सॉल्व करता रहूँ। धन्यवाद।